हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जुडिशरी के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एमपीसीजे हो या छत्तीसगढ़ हो या आरजीएस हो या फिर हरियाणा हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किस तिथि से प्रवृत्त हुई है? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1909 से ये लागू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार कहाँ तक है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या फिर नागालैंड मणिपुर राज्य छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या फिर नागालैंड राज्य जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, या फिर जम्मू कश्मीर राज्य नागालैंड राज्य या जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर। तो देखिए इसका सही आंसर है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर भी मतलब जम्मू कश्मीर पर भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है? तो नागालैंड क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों पर नहीं है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रभाव रखती है भविष्यलक्षी प्रभाव, भूतलक्षी प्रभाव, भविष्यलक्षी या भूतलक्षी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है भविष्यलक्षी भूतलक्षी दोनों प्रभाव रखती है सीपीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बाद में सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1999-2002 के प्रावधान को उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध माना गया? तो इसका आंसर है MP श्रीवास्तव, श्रीमती मीणा, ये तो नहीं है। प्रेम बनाम DLFS, ये भी नहीं है। सीलम एडवोकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, ये नहीं है। सीलम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्री के अंतर्गत आता है क्या? वाद पत्र को अस्वीकार करने वाला कोई आदेश, चूक के कारण खारिज करने का कोई आदेश, या ऐसा न्यायिक निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह हो सकती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डिक्री के अंतर्गत आता है वाद पत्र को अस्वीकार करने वाला कोई आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीडर शब्द के अंतर्गत क्या नहीं आता? अधिवक्ता, वकील, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिवचन करने का हकदार व्यक्ति, या फिर जिला या सेशन न्यायालय का अटर्नी। तो देखो अधिवक्ता आता है, वकील आता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिवचन करने का हकदार व्यक्ति ये भी है, लेकिन जिला एवं सेशन न्यायालय का अटर्नी ये नहीं आता। सो इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए लघुवाद न्यायालय किसके सबॉर्डिनेट है, यानी किसके अधीनस्थ माना जाता है? तो केवल सेशन न्यायालय के, जिला न्यायालय से अवर श्रेणी के सिविल न्यायालय के, या फिर जिला न्यायालय और अवर श्रेणी के सिविल न्यायालय से, या उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, इन दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, लघुवाद न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय किसके अधीनस्थ आता है? तो जिला न्यायालय तो भाई सेशन के अंतर्गत नहीं आता, उच्चतम के अंतर्गत नहीं आता, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है हाई कोर्ट के अंतर्गत। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धारा में धन संबंधी अधिकारिता का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है सेक्शन 6 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो देखिए प्रांतीय लघुवाद न्यायालय का प्रावधान जो है वो सेक्शन 7 में किया गया है। ठीक है, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होने के संबंध में प्रावधान धारा 6 में तो धन संबंधी है, इस 7 में प्रांतीय है, इसमें प्रेसिडेंशियल है, और इसमें सेक्शन 5 में किया गया है। ठीक है, राजस्व न्यायालयों का लागू होना। सो ये हमारे जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड थे सीपीसी के वो कंप्लीट हो गए। अब आ गया है हमारा चैप्टर 2 में जो नेक्स्ट जो सेक्शन सेक्शन 9 से स्टार्ट हैं, तो फिर यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस धारा में ये प्रावधान किया गया है कि जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी? तो देखो सेक्शन 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें प्रेसिडेंशियल न्यायालय के बारे में है। सेक्शन 9, इसका आंसर सेक्शन 9 है क्योंकि इसमें रेस सब जुडिस के बारे में है और इसमें रेस जुडिकाटा के बारे में है। तो सेक्शन 9 बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा मामला दीवानी प्रकृति का बाद है? ठीक है,
तो देखिए सामाजिक प्रकृति के अधिकार, ये तो है नहीं है। संपत्ति या पद संबंधी अधिकार, राजनीतिक संबंधी मामले या लोक नीति के विरुद्ध मामले। तो सिविल प्रकृति का बाद जो है वो है संपत्ति या पद संबंधी अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाद सिविल प्रकृति का बाद नहीं है? तो देखिए विवाह विच्छेद के लिए वाद, ये तो सिविल प्रकृति का है। किराए के लिए, ये भी सिविल प्रकृति का है। औद्योगिक विवाद संबंधी वाद, बंटवारा संबंधी वाद भी सिविल प्रकृति का है। औद्योगिक विवाद संबंधी वाद ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। सो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है। तो अपकृत्य की दशा में क्षतिपूर्ति हेतुवाद, या संविदा भंग के लिए प्रतिकार हेतुवाद, या गोपनीयता के अधिकार से संबंधित वाद, या मृत को दफनाने के अधिकार से संबंधित वाद। तो देखिए इसमें से हमको बताना है कि सिविल प्रकृति का कौन सा नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये अपकृत्य वाला ये सिविल प्रकृति का है, संविदा भी सिविल प्रकृति का है, मृत को दफनाने का भी सिविल प्रकृति का है, लेकिन गोपनीयता के अधिकार के संबंध में वाद ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। सो इसका सही आंसर है सी। ठीक है।